हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुदबानिया एकेडमी पे। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का ये दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जो उसका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में जीवन में होने वाली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पोषण के प्रकार तक बता दिया था, जिसमें दो प्रकार थे। पोषण के दो प्रकार थे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। आज हम उसी से आगे लेकर के चल रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और इनको आपको समझना है। पोषण के प्रकार, स्वपोषी बनाम विषमपोषी, ये दोनों है। परपोषी भी इसको कह सकते हो या फिर विषमपोषी भी कह सकते हो। इन दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। क्लियर है ना? तो स्वपोषी पोषण को हम लोग इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीवधारी अपना स्वयं का पोषण खुद भोजन तैयार करता है अपना, और उसी से वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। क्लियर है ना? इसी तरह से स्वपोषी पोषण में कुछ इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। स्वपोषी पोषण, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पादप कोशिका है ना, क्या दिखाई गई है? पादप कोशिका आपको दिखाई गई है। और ये पादप कोशिका जो है वह पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। क्लियर है ना? तो स्वपोषी पोषण है मीन्स स्वपोषी पोषण जो है ओनली ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं में अकेला स्वपोषी पोषण होता है। अब देखिएगा, इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट को आप देखिएगा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पादप कोशिका दिखाई गई है ना? और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो अपना खुद का भोजन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है ना? और क्या है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में यहाँ पे कौन से करते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जिसको आप सनलाइट भी कह सकते हो, से भोजन तैयार होता है। इन सभी से मिलकर के ये इंग्रेडिएंट हो जाते हैं किसके? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के ये महत्वपूर्ण घटक और अंग हो जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन निर्माण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आपको पता ही है, ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें खास पाया जा रहा होगा। तो वह कौन सा वर्णक है हमें पता है। आपको ये बात क्लियर होगी कि वह क्लोरोफिल वर्णक होता है, या फिर हरित लवक जिसे बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा? है ना? अब ध्यान दीजिएगा, लवक को हमने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हम लोगों ने आपको बताया था। क्लियर है ना? चलिए अब इसको समझिएगा। यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल है, इसी में ये क्लोरोफिल हरित लवक इसी को कहते हैं, और यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह भरा होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? तो यह हरे पौधों में पाया जाता है, और कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। क्लियर है ना? अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया, उसको देखिएगा। स्वपोषी जीवों को उत्पादक, प्रोड्यूसर, ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का पहला स्तर बनाते हैं।
प्रोड्यूसर वर्ड आ रहा है, और प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं राजा बेटा, है ना। उत्पादक मीन्स उत्पादन करने वाला। तो यही ऐसे ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे प्रकृति का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है हम सभी जंतुओं के लिए, जो कि इनमें ये क्षमता पाई जाती है कि यह अपना भोजन स्वयं बना सकें। क्लियर है ना। तो ये इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है राजा बेटा। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। क्लियर है ना ये। चलिए, तो आपको स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये समझ में आए होंगे। अब हम दूसरा बिंदु लेकर के चल रहे हैं, और यह क्या है? विषम पोषी पोषण, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं राजा बेटा? इसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पर फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, चित्र से समझ में आ रहा होगा कि इसमें सभी जीव जंतु दिए गए हैं। देखिएगा, यानी ये दी गई है कवक, आप इसको मशरूम भी कह सकते हो, है ना। इसको इंग्लिश में बोलें तो एगेरिकस भी कहते हैं, एगेरिकस भी आप इसको कह सकते हो, मशरूम भी इसको कह सकते हो, ठीक है ना। मशरूम भी इसको कहा जा सकता है। और ये आपको डियर दिखाई दे रहा है ना, हिरन दिखाई दे रहा है, मीन्स कोई भी ये जंतु हो सकता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कवक जो होती है इसमें भी ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। कोई भी जंतु होता है इसमें भी ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। यानी जो भी जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वह अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अकेले प्रोड्यूसर ही ऐसे जीव है जो क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इन सभी से मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर पाते हैं। क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ पे समझिएगा, ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या प्रकाश से भोजन नहीं बना सकते हैं, यह अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके उदाहरण तो सभी जानवर, कवक और इंसान सभी इसी के उदाहरण हो जाते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये दो बिंदु मैंने आपको स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण को बेटा अच्छे से क्लियर किया है। आप अच्छे से चीजों को समझिएगा और इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अभी तक अगर आपने रुद्वानिया एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब करिएगा, और आगे जो है समय समय पे अपनी क्लास के वीडियो जो है वो पाते रहिएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम इसका। ये अगला टॉपिक स्टार्ट होता है ना। जो हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं उसको डिटेल में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, चलिए समझते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे एक हरी पत्ती दिखाई गई है, एक ग्रीन लीफ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, और इस ग्रीन लीफ का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से आपको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको समझना है। मीन्स ये क्या है, तो ये स्टोमेटा पोर होते हैं, यानी स्टोमेटा भी इनको आप सिंपली बुला सकते हो। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, और इन्हीं से ये गैसियस एक्सचेंज को संपन्न कर पाते हैं। क्लियर है ना। तो ये देखिएगा, इन्होंने इसको दिखाया है। अब इसी को थोड़ा और मैग्नीफाई किया जा रहा है, थोड़ा और बड़ा किया जा रहा है, तो इसमें यानी कि पत्ती की सतह में ही जो ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इन स्टोमेटा में ही यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, या फिर आप इनको प्लास्टिड का जो टाइप है
क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो। क्लियर है ना, हरित लवक इसको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ग्रेना और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट। मैंने ये क्लास 9th में फिगर को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 9th के भी सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखिएगा और वहां से समझिएगा। क्लियर है ना, तो आपको समझ में आ गया कि हरी पत्ती जो होती है ना, ग्रीन लीव्स होती है, उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं और उन्हीं से जुड़े हुए जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा होता है, जल्दी से बताइएगा। क्लोरोफिल भरा होता है। क्या भरा होता है, क्लोरोफिल, जो कि एक हरा वर्णक है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करके चीजें हो रही हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल की बात करते हैं, कच्चा माल मींस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में क्या पाया जाता है। तो पहला है, जैसे देखिएगा, जड़ें मिट्टी से जल। तो पहला रॉ मटेरियल हमें मिल गया जल, यानी पानी जिसको हम कह सकते हैं, सोखती हैं और पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। दूसरा रॉ मटेरियल क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना, दूसरा रॉ मटेरियल क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। समझते जाना बेटा, 1 और 2। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो कि पत्तियों में भरा होता है, क्लोरोफिल की भूमिका। क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करती है, तो देखिए यह हरा वर्णक है, ग्रीन पिगमेंट है, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखता है ना। जो क्लोरोफिल होता है उसमें रिएक्शन सेंटर होते हैं और इन्हीं में अकेले यह क्षमता पाई जाती है कि सूरज से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको ये सन रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है ना। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एक्साइटेड स्टेट में जाके रिएक्शन सेंटर, और जो वाटर लिया है इसने, है ना, जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ली है, इनसे मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है ना, तो ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, रूपांतरण या कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, रूपांतरण या कन्वर्जन। अब क्या होता है, ये जो CO2 है और जल है, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट क्या निर्माण कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का आपको याद होगा सबसे सिंपल टाइप होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल टाइप क्या होता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। क्लियर है ना, यहां से 2 बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 2 बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। दोनों ही हमारे लिए अति आवश्यक हैं। ग्लूकोज हमको भोजन देता है और ऑक्सीजन की तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा, इसके बिना हम क्षण भर भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी जीव जंतु इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। क्लियर है ना, तो दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कुछ रोचक तथ्य की बात कर लेते हैं, देखिएगा। स्टोमेटा पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। अब ये बाष्पोत्सर्जन क्या प्रक्रिया है, जब पौधे के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है और वो टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहता है तो वो पानी को भाप के रूप में स्टोमेटा पोर के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जिससे उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन होता है और पत्ती की जो अपर लेयर होती है ना, वह भी कूल डाउन हो जाती है। क्लियर है ना जी, ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म्स है जब हम लोगों को फीवर आता है, बुखार आता है और मम्मी लोग जो कहती हैं कि आप दवाई खाने के बाद चादर ओढ़ के सो जाइए,
इससे क्या होगा, इससे हमारे आसपास एक जो है ना, जो हमारी बॉडी की हीट है वह बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपनी ही हीट की वजह से, है ना, जो वाटर को यानी पसीना को निकालेगी, और पसीना जैसे ही निकलेगा उसके सराउंडिंग की एयर जो है कूल डाउन होगी और फीवर उतर जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये उसी तरह से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगले बिंदु में देखिएगा, इसकी रिएक्शन भी आपको समझाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। क्लास 10th में ये 3 नंबर में या फिर 5 नंबर तक में इसका क्वेश्चन एक निश्चित है, आना ही आना है बेटा, है ना। तो चलिए समझते हैं। अब इस रिएक्शन को आप याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है प्यारे बेटा, है ना। इसको समझिएगा, ये वाली जो रिएक्शन है इसको आप समझिएगा, ये वाली रिएक्शन को। अब देखिएगा, जो बातें मैंने अभी आपको बताई थी उनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए अभी देखते हैं इसको। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हुए हैं। इसी तरह से जल के भी 6 मॉलिक्यूल अणु लिए हुए हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य, ये देखिए, ये सूरज से रेडिएशन पड़ रही है, ये पत्ती की मीजोफिल सेल्स हो जाती हैं, बंडल स्थित सेल्स हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे पत्ती के एक आंतरिक संरचना दिखाई गई है जिससे आप समझ सकें। ये देखिए, क्लोरोफिल भरे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब पूरे भरे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा? क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, आप देखिएगा C6H12O6 ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्लियर है ना? जो हम लोगों ने वहां पे सुना था उसी को यहाँ पे केमिस्ट्री। तो ये आप पूरी रिएक्शन जो है वो याद करेंगे। अवशोषण, अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहली प्रक्रिया हो गई कि क्लोरोफिल के द्वारा जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही है उसका अवशोषण होता है ना। उसके बाद रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जल के अणुओं का H2 और O2 में टूटना, रूपांतरण होना जिसको कहा जाता है। और थर्ड स्टेप देखिएगा, अपचयन यानी रिडक्शन। ध्यान देना, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ये बिंदु आप याद करके रखिएगा, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बनेगा। क्लियर है ना? तो यहां से मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यवर्ती उत्पाद मैलिक एसिड बनता है। उसको क्या बनता है? मैलिक एसिड। और इस मैलिक एसिड के साथ में मिलकर के वो उसमें, है ना, एक C4 क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, वो आगे बताएंगे जब भी कहीं आएगी। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मींस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है।